सवाल में दिया है कि नॉन यूनिफॉर्म रॉड OM है जिसका लेंथ L है, लीनियर मास डेंसिटी कुछ इस तरीके से वेरी होती है, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट x क्यूब बाय L क्यूब, वेयर लैम्डा नॉट इज कांस्टेंट इज केप्ट अलोंग x एक्सिस इज रोटेटेड अबाउट एन एक्सिस AB, इस AB एक्सिस के अबाउट इसे रोटेट किया जाता है विच इज परपेंडिकुलर टू द रॉड। ये वाला जो एक्सिस है इस रॉड के परपेंडिकुलर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। सब कुछ बेसिक बातें हैं, ये आपको कही गई हैं सवाल में। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x सो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट एक्सिस AB इज मिनिमम, इस AB के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम होना चाहिए, तो x की वैल्यू क्या रख दें। तो ये हमारे पास रॉड है, रॉड का जो डेंसिटी है वो नॉन यूनिफॉर्म है, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट x क्यूब बाय L क्यूब, ये हमें दिया हुआ है। अब इसका लेंथ जो है टोटल L के बराबर है, x इज इक्वल टू 0 ये कोऑर्डिनेट है, x इज इक्वल टू L ये कोऑर्डिनेट है, x इज इक्वल टू L ये कोऑर्डिनेट है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मैक्सिमाइज करना है, क्या करना है, मिनिमाइज करना है इस AB के अबाउट। यहां पे एक एक्सिस है AB जो x डिस्टेंस पर यहां पर प्रेजेंट है, तो हमें क्या करना है, इसको मिनिमाइज करना है इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। तो भाई सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट लिखूंगा और उसे डिफरेंशिएट करके 0 कर दूंगा। तो मेरा यहां पे स्ट्रेटजी क्या है कि मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूंगा एक्सिस AB के अबाउट और उसे डिफरेंशिएट कर दूंगा किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, और उसे 0 के बराबर पुट कर दूंगा, तो मुझे x की वैल्यू जो है वो मिल जाने वाली है। ऑब्वियसली मैं IAB की वैल्यू जो है x के टर्म्स में निकालूंगा। अब इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालें, एलिमेंट मान लें इसे। अब एलिमेंट मानने में जो है दिक्कत ये है कि इसका मास जो है वो नॉन यूनिफॉर्म तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, और डिस्ट्रीब्यूशन जो है यहां से नाप के दिया हुआ है कि यहां से डिस्ट्रीब्यूशन हमें बताया हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं कि पहले मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूंगा इस एक्सिस के अबाउट, इसको कह देता हूं मैं y एक्सिस कह देता हूं, ये y एक्सिस है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AB एक्सिस, और इस नॉन यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास में मान लेता हूं, नॉन यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास मान लेता हूं यहां पर है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास एक्सिस, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AB एक्सिस। क्या हम तीनों में रिलेशन बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। कौन सी थ्योरम है हमारे पास जो इन दोनों में रिलेशन बताती है? बताइए बताइए। एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो है इन तीनों के बीच में रिलेशन बता सकती है। किसी भी के एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया यदि आपको निकालना है, जैसे हमें निकालना है IAB के अबाउट, तो आपको सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा, और क्या करना होगा, हमें उस एक्सिस की जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट करनी होगी। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला जो एक्सिस है वहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा, और उससे वो भी निकालने के लिए मुझे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आराम से निकाल सकता हूं। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं लिखूंगा IY जो है, मैं मान लेता हूं सेंटर ऑफ मास की जो डिस्टेंस है यहां से RCOM के बराबर है, और इन दोनों की जो डिस्टेंस है कितनी है, RCOM माइनस x के बराबर है। तो मैं पहली इक्वेशन लिख रहा हूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास एक्सिस प्लस इसका मास जो है टोटल जो भी है इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, यहां से यहां तक डिस्टेंस का स्क्वायर, RCOM का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि अनअकैडमी प्रोडिजी की तरफ से जो टेस्ट हो रहा है 23 जनवरी को 10 AM ऑनवर्ड्स, यदि आप उस टेस्ट में अच्छा स्कोर करते हैं तो आपको 20 लाख तक का जो है कॉलेज ग्रांट जो है आप वहां पे जीत सकते हैं। ये जो टेस्ट होने वाला है ये क्लास 7th, 8th, 9th, 10th और इंजीनियरिंग और मेडिकल के जो एस्पिरेंट्स हैं क्लास 12th के, वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और स्कॉलरशिप और रिवॉर्ड्स के बारे में मैं बताऊंगा अगली स्लाइड में। और यहाँ पे आप इसका सबसे अच्छा फायदा ये है कि आप ऑल इंडिया लेवल पर कंपीट कर रहे होंगे। आपको क्या करना है, इस्तेमाल करना है कोड NKC सर लाइव। ये बिल्कुल आपको जरूर ध्यान रखना है कि कोड आपको NKC सर लाइव इस्तेमाल करना है। यहाँ पर मैं रैंक्स और स्कॉलरशिप के बारे में बता देता हूँ। यदि आपकी रैंक फर्स्ट है तो मैकबुक एयर, रैंक 2 और 3 के लिए एप्पल का आईफोन है, और रैंक 4 और 5 के लिए यहाँ पे आईपैड मिलने वाला है। रैंक 6 to 40 Amazon Eco Dot और रैंक 41 से 100 के लिए Amazon के वाउचर्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। और स्कॉलरशिप मैं बताता हूँ आपको, फर्स्ट टॉप 10 जो बच्चे हैं उनको 100% स्कॉलरशिप है, 11 से 25 75% स्कॉलरशिप, 26 से 100 जो रैंक जिनका आएगा उनके लिए 50% स्कॉलरशिप,
और अप टू 500 रैंक भी आपकी आती है तो आपको स्कॉलरशिप मिल रहा होगा। तो फटाफट से जाके जो है टेस्ट के लिए एनरोल कीजिए। टेस्ट जो है 29 जनवरी को होगा और 13 फरवरी को होने वाला है और आपको 20 लाख का कॉलेज ग्रांट भी यहाँ पे मिल सकता है। उसके बाद हम ऑलरेडी काफ़ी बार इसकी बात कर चुके हैं, तो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज जो है जेईई 2022 के लिए ये होने जा रहा है। 16 जनवरी का इसका टेस्ट है और 16 जनवरी के बाद हर संडे को जो है ये 2 बजे से 5 बजे के बीच में टेस्ट आपको देना है। इस टेस्ट में जेईई मेन के जो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस जो हैं, जो टॉप एजुकेटर्स ने क्यूरेट किए हैं आपके लिए, वो आपको यहाँ पे मिलेंगे और डिटेल्ड एनालिसिस जो है आपके टेस्ट का वो भी आपको मिलने वाला है कि आपने किस तरीके से टेस्ट को अटेम्प्ट किया है। तो आपको डिटेल्ड रिपोर्ट जो है यहाँ पे मिलने वाली है और आपको बताया जाएगा कि आपको किन किन एरियाज में फोकस करने की ज़रूरत है। और जो टॉप 200 लर्नर्स होने वाले हैं उनको 100% तक स्कॉलरशिप भी यहाँ पर मिलेगी और कोड आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है एनकेसी सर लाइव। एनकेसी सर लाइव जो है ये कोड आपको इस्तेमाल करना है और फटाफट से जाके इसे इनरोल कर लीजिए और 16 जनवरी जो टेस्ट है इस टेस्ट को ज़रूर आप दीजिएगा। IIT JEE के प्लस का सब्सक्रिप्शन जो है उस पर एक स्पेशल ऑफर जो है लिमिटेड टाइम के लिए यहाँ पे चल रहा है कि 24 मंथ का यदि आप सब्सक्रिप्शन प्लान बाय करते हैं तो आपको 3 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन जो है यहाँ पे मिलेगा और यदि आप 18 मंथ का जो है सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हैं तो आपको 2 मंथ्स जो है वो एक्सटेंशन जो है यहाँ पे मिल जाएगा। कोड इस्तेमाल करना है एनकेसी सर लाइव और ये जो ऑफर है ये वैलिड है 10th से लेके 12th जनवरी तक। ठीक है, तो फटाफट से जो है आपके पास कम ही टाइम बचा है, फटाफट से इस सब्सक्रिप्शन ऑफर को जो है आप अवेल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बैचेस की इंफॉर्मेशन है। बैचेस जो है 12th जनवरी को स्टार्ट हो रहे हैं 2। ये है क्लास 11th जेईई मेन और एडवांस 2023 के एस्पिरेंट्स के लिए और ये बैच है क्लास 11th के जेईई मेन और एडवांस 2023 के लिए। इन बैचेस में टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाने वाले हैं और क्लास 11th का रिवीजन होगा, 12th का प्रिपरेशन होगा और बैकलॉग जो है उसको भी कवर यहाँ पे किया जाएगा। टॉप एजुकेटर्स तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, आप देख सकते हैं क्लियरली। उसके बाद यहाँ पे 12th जनवरी से ये 2 बैचेस स्टार्ट और होने जा रहे हैं। ये बैचेस जो हैं ये लास्ट मिनट रिवीजन इसका टाइटल है और जेईई मेन 2022 के एस्पिरेंट्स के लिए खास तौर से बनाया गया है। दूसरा बैच है यानी कि 4th बैच है क्रैश कोर्स बैच फॉर जेईई मेन 2022। तो यहाँ पे एकदम क्रैश फॉर्म में जो है आपको जो है पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा और सेम है यहाँ पे कि 3 मंथ का रिवीजन कोर्स है दोनों और टॉप एजुकेटर्स जो है यहाँ पे आपको पढ़ा रहे होंगे और प्रॉब्लम सॉल्व करवाई जाएंगी और कॉन्सेप्ट भी आपको साथ के साथ बताए जाएंगे। तो क्रैश कोर्स का मतलब आप जानते हैं, आई नो। और क्विक रिवीजन थ्योरी एंड पूल ऑफ एमसीक्यूज क्वेश्चंस टुगेदर। एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज जो है यहाँ पे भर भर के आपको मिलने वाले हैं। ऐसे सवाल पहले भी आ चुके हैं, जेईई मेन में भी आ चुका है ऐसा सवाल जिसमें 2 इक्वेशंस 2 बार पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ती है, फिर उनको सॉल्व करके आंसर आता है। अब मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी एक्सिस भी बता सकता हूँ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस m इंटू RCOM माइनस x का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 हम आई वाई को क्यों बीच में ला रहे हैं? क्या हम आई वाई को हटा ही नहीं सकते हैं क्या? सिर्फ इससे निकाल नहीं सकते क्या? इसका रीजन है कि जो हमें डेंसिटी दी हुई है, लीनियर मास डेंसिटी, वो यहां से स्टार्ट होके यहां तक दी हुई है, यहां से डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकालना यहां से इस एक्सिस के अबाउट निकालना आसान है, तो हम ये वाला अप्रोच इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए आई वाई को जबरदस्ती लिया जा रहा है। तो अब इन दोनों को जो है आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाना चाहिए। मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ इसको, यहाँ पे माइनस कर दीजिए ऊपर वाली इक्वेशन को, माइनस माइनस माइनस, और इनको जोड़ दीजिए। सो ICOM से ICOM कैंसिल आउट हो जाता है, आपको मिलता है IAB माइनस ऑफ IY इज इक्वल्स टू M RCOM माइनस x का स्क्वायर, और यहाँ पे मिलता है माइनस ऑफ M RCOM का स्क्वायर। ये आपको मिलता है। यहाँ पे सारी वैल्यूज जो है मैं पुट करने वाला हूँ और मुझे IAB की वैल्यू मिलने वाली है। अब हमें निकालना क्या क्या है? हमें देखिए टोटल मास निकालना है, हमें सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकालना है और मुझे वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो तीनों चीजें मैं निकाल के आपको दिखा रहा हूं। तो यहां पे देखिए रॉड आपके पास है, रॉड का डेंसिटी आपको दिया है लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट x³ बाय L³। मैं मान लेता हूं कि एक छोटा सा एलिमेंट यहां पर x डिस्टेंस पर
जिसका विड्थ है dx के बराबर। तो इसका छोटा सा मास कितना हो जाएगा आपके पास, dm हो जाएगा आपके पास लैम्डा dx का इंटीग्रल। तो टोटल मास मुझे मिल जाएगा लैम्डा विच इज लैम्डा नॉट एक्स क्यूब बाय एल क्यूब इंटू डी एक्स। इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके l तक, तो आपको यहाँ से मिलने वाला है लैम्डा नॉट बाय एल क्यूब, बाहर आ गया, एक्स क्यूब डी एक्स का इंटीग्रेशन x की पावर 4/4, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास L4/4। तो एल क्यूब से ये 3 पावर चली जाती हैं, आपको मिल जाता है लैम्डा नॉट L/4। ये टोटल मास आपको पता चल गया। अब सेंटर ऑफ मास की पोजीशन की यदि बात करूं तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन भी निकालना चाहते हैं कि एक्स COM यदि आपको निकालना है कि यहां से कितने डिस्टेंस पर, कितने एक्स कोऑर्डिनेट पर आपका सेंटर ऑफ मास होगा, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं एक्स dm डिवाइडेड बाय इंटीग्रल dm, और इंटीग्रल dm तो m के बराबर ही होता है जो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं। तो आपको मिलेगा यहां से x इंटू dm, dm कितना है आपके पास लैम्डा dx विच इज लैम्डा नॉट एक्स क्यूब बाय एल क्यूब, और यहाँ पे आ जाएगा dx 0 से लेके l, और यहाँ आ जाएगा आपके पास लैम्डा नॉट L/4, लैम्डा नॉट L/4। तो यहाँ से आंसर मिल जाएगा लैम्डा नॉट बाय एल क्यूब x की पावर 4 dx का इंटीग्रेशन आएगा x की पावर 5/5, उसमें लिमिट लगाएंगे तो l की पावर 5/5, और नीचे आएगा आपके पास लैम्डा नॉट L/4। ये आपको मिल जाता है सेंटर ऑफ मास का लोकेशन। तो भाई एल क्यूब और l की पावर यहाँ पे आपके पास है l, तो l की पावर जो है 4 जो है ऊपर कट जाएगी, तो आपके पास l बचने वाला है। लैम्डा नॉट से लैम्डा नॉट कैंसिल आउट हो गया, आपको मिल जाता है 4L/5 के बराबर सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट। यानी कि आपको RCOM मिल चुका है, डिस्टेंस मिल चुकी है, यहाँ से डिस्टेंस मिल चुकी है सेंटर ऑफ मास की। अब मुझे ये पता चल गया, ये पता चल गया, अब मैं कैलकुलेट करूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रॉड अबाउट दिस एक्सिस। ठीक है, बाकी सब काम आपको करना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए मैं एलिमेंट यहाँ पे लिया, एलिमेंट जो है पार्टिकल की शेप का है, पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना हो जाएगा आपके पास dm(x²). तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नथिंग बट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस इज नथिंग बट इंटीग्रल ऑफ dm इंटू x²। dm कितना है आपके पास लैम्डा नॉट एक्स क्यूब बाय एल क्यूब इंटू x², dx इंटीग्रेट करिए 0 से लेके l, तो मिलेगा आपको लैम्डा नॉट अपॉन एल क्यूब, x की पावर 5 का इंटीग्रेशन x की पावर 6/6, तो l की पावर 6/6 आपको यहाँ पे मिलेगा। तो l क्यूब से जो है पावर 3 जो है कैंसिल आउट हो जाती है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस आपको मिल जाता है लैम्डा नॉट एल क्यूब डिवाइडेड बाय 6। तो सारी चीज़ें आपको बता दी मैंने, आपको ये वैल्यू जो है इसमें पुट करनी है और उसे डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर पुट करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कुछ ऐसा, सवाल में दिया है सिलिंड्रिकल एडियाबैटिक कंटेनर ऑफ टोटल वॉल्यूम 2V0। देखिए कंटेनर जो है एडियाबैटिक है, इसका मतलब हीट का ट्रांसफर इस कंटेनर से सराउंडिंग में नहीं होगा। इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय अ कंडक्टिंग पिस्टन व्हिच इज फ्री टू मूव एज शोन इन द फिगर, which is free to move as shown in the figure। यानी कि जो पिस्टन यहां पे दिया है, this piston is free to move, इधर भी जा सकता है, इधर भी आ सकता है, कहीं भी जा सकता है कंटेनर के अंदर। फिर आगे दिया है each part contains identical gas at pressure P0, initially the temperature of the left and the right parts are 4 T0 and T0 के बराबर respectively, an external force is applied on the piston of area A to keep the piston at rest। the value of external force required when thermal equilibrium is reached is equal to, आपको बताना है कितना होगा। तो सबसे पहले तो यहां पे बात करें थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं और प्रेशर की भी बात करते हैं। देखिए अभी इनिशियली यदि बात करें तो प्रेशर P0 और यहां पे भी प्रेशर P0 है, प्रेशर P0 है, यानी कि पिस्टन पर दोनों तरफ से जो फोर्स लगेगा वो P0 इंटू A और P0 इंटू A के बराबर लग रहा होगा। P0 इंटू A के बराबर फोर्स लग रहा होगा। लेकिन अभी तो हमें फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है T=0 पर, लेकिन अब होगा क्या, बिकॉज ये पिस्टन कंडक्टिंग है तो यहां का टेम्परेचर ज्यादा, यहां का टेम्परेचर कम। हम जानते हैं हीट का ट्रांसफर होता है हायर टेम्परेचर बॉडी से लोअर टेम्परेचर बॉडी में, हायर टेम्परेचर रीजन से लोअर टेम्परेचर रीजन में, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में। तो हीट जो है लेफ्ट पिस्टन, लेफ्ट वाले कंपार्टमेंट से राइट वाले कंपार्टमेंट में थ्रू दिस कंडक्टिंग वॉल, थ्रू दिस कंडक्टिंग पार्टीशन जो है आने लगेगी। तो भाई यहां का टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है, यहां का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो टेम्परेचर चेंज होने से इनके प्रेशर्स भी गड़बड़ा जाएंगे, प्रेशर्स इनके अनइक्वल हो जाएंगे, और प्रेशर यदि अनइक्वल हो गए
तो ये पिस्टन डोल जाएगा, पिस्टन जो है डोल जाएगा, और पिस्टन को डोलने से रोकने के लिए हमें एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो उस एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू पूछी जा रही है, हमें कितनी लगानी होगी यदि थर्मल इक्विलिब्रियम रीच हो चुका है, टेम्परेचर इनके बराबर हो चुके हैं लेकिन प्रेशर इनके अनबैलेंस्ड हो जाएंगे, तो बताइए कितना फोर्स हमें एक्सटर्नल लगाना होगा इस पिस्टन को मूव करने से रोकने के लिए। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सबसे पहले यहां पे मैं बात कर रहा हूं कि प्रेशर जो है इनके बराबर हैं, वॉल्यूम इनिशियली बराबर हैं, वॉल्यूम इनिशियली बराबर हैं, टेम्परेचर अलग अलग हैं, तो मोल्स भी अलग अलग होंगे। साफ सीधी सी बात है, आइडियल गैस है तो मोल इनके अलग अलग होने वाले हैं। तो मैं इस कंपार्टमेंट को कंपार्टमेंट नंबर 1 कहूंगा, इसको कंपार्टमेंट नंबर 2 कहूंगा। तो पहले कंपार्टमेंट में नंबर ऑफ मोल्स की यदि बात करूं तो लिख सकता हूं PV/RT, PV/RT। सो P0 V0 अपॉन 4RT0 के बराबर मोल्स हैं इसमें, और यहां पे नंबर ऑफ मोल्स दूसरे वाले पार्ट में कह सकता हूं P0 V0 अपॉन RT0 के बराबर है, RT0 के बराबर है नंबर ऑफ मोल्स यहां पर। अच्छा, हमसे पूछा क्या गया है, हमसे सिर्फ फोर्स पूछा गया है, तो इनकी जरूरत आई थिंक नहीं पड़नी चाहिए। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन P0 इंटू ए की टर्म्स में दिया है, तो ये सारी टर्म्स नहीं आएंगी, तो मैं इसको यदि मान लेता हूं n के बराबर, या इसको n के बराबर मान लेता हूं, n के बराबर, तो यहां पे 4n के बराबर ये नंबर ऑफ मोल्स मान लिए जाएंगे। ठीक है, इसको यदि आप n मान लेंगे तो इसकी वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी आपके पास 4n के बराबर, बिकॉज इसका 4 टाइम्स ये वाले नंबर ऑफ मोल्स है ना? अच्छा, अब रही बात दूसरी कि टेम्परेचर्स इनका जो फाइनल है, थर्मल इक्विलिब्रियम जब पहुंच जाएगा तो टेम्परेचर इनका कितना हो जाएगा ये भी हमें कैलकुलेट करना है। टेम्परेचर इनका फाइनली कितना होगा, तो मान लेता हूं कि इसका टेम्परेचर T के बराबर हो जाता है, दोनों साइड टेम्परेचर T के बराबर हो जाता है। और दूसरी बात, ये पूरा जो सिस्टम है ये इसका वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका वॉल्यूम कांस्टेंट है और हीट बाहर नहीं जा रही है, तो मैं यहाँ पे कैलोरीमेट्री वाला प्रिंसिपल लगा सकता हूँ कि जितना हीट इसने दिया उतना ही हीट इसने लिया, जितना हीट इसने दिया उतना ही हीट इसने लिया। तो मैं एक आइसोकोरिक प्रोसेस वॉल्यूम को कांस्टेंट मानते हुए कह सकता हूँ कि इसने जो है, अच्छा एक चीज़ और, हम फोर्स यहाँ पर लगातार लगा रहे हैं तो वॉल्यूम इसका चेंज होने नहीं दे रहे हैं, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो एनसीवी डेल्टा टी यहाँ पे हीट में बता सकता हूँ, यहाँ पे एनसीवी डेल्टा टी से हीट निकाल सकता हूँ। तो पहले वाले कंपार्टमेंट ने हीट कितना दिया, तो मैं लिखूंगा नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं इसमें, एन के बराबर इंटू CV इंटू डेल्टा टी, ज्यादा टेम्परेचर माइनस कम टेम्परेचर, इज इक्वल टू कितना हीट रिसीव किया है वो भी मैं एनसीवी डेल्टा टी से कैलकुलेट करूंगा। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 4n के बराबर, CV गैस दोनों में बराबर है, सेम टाइप की गैस है, इंटू डेल्टा टी, ज्यादा टेम्परेचर माइनस कम टेम्परेचर, ये टेम्परेचर ज्यादा होगा, ये टेम्परेचर कम होगा, बिकॉज हीट इसने रिसीव किया है और गर्म हुआ है, टेम्परेचर बढ़ गया है, तो यहां पे लिखूंगा T माइनस T नॉट। बात आई समझ में? यहां पे मैं कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल इस्तेमाल कर रहा हूं कि हीट पहले वाले कंपार्टमेंट ने दी और उतनी हीट दूसरे वाले कंपार्टमेंट ने रिसीव कर ली थी। तो भाई NCV से NCV कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, यहाँ पे n और 4n लिखने का फायदा देख रहे हो, तो यहाँ पे आपको मिलता है 4T नॉट माइनस टी इज इक्वल टू 4T माइनस ऑफ 4T नॉट। इसको इधर ले जाइए तो 8T नॉट आपको मिल जाता है, इसको इधर ले जाइए तो 5T आपको मिल जाता है, तो आपको यहां से मिल जाएगा द टेम्परेचर नया इज इक्वल टू 8T नॉट डिवाइडेड बाय 5, 8T नॉट डिवाइडेड बाय 5 फाइनल टेम्परेचर आपको मिल जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे इनका एवरेज ले लेंगे कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, दोनों टेम्परेचर बराबर हो जाएंगे, तो 4T नॉट प्लस T नॉट 5T नॉट डिवाइड बाय 2 और 2.5 P नॉट जो है वो टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम मान रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा, इतना टेम्परेचर जो है इक्विलिब्रियम पर होने वाला है। अच्छा, अब बात करते हैं कि अब थर्मल इक्विलिब्रियम रीच हो चुका है तो प्रेशर इस जगह का कितना हो जाएगा और यहां का प्रेशर कितना हो पाएगा, ये हम कैलकुलेट करते हैं। तो फाइनल प्रेशर्स की यदि बात करें, फाइनल प्रेशर्स एट इक्विलिब्रियम यदि बात करें, तो पहले वाले में बात करें P, हमें प्रोसेस कौन सा हुआ है, प्रोसेस हुआ है आइसोकोरिक प्रोसेस हुआ है इसके साथ, बिकॉज इसका वॉल्यूम सेम रहा है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि PV इज इक्वल टू nRT से यदि वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा जाए, सो हमें मिलेगा P प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, है ना। अब मोल्स भी, अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ प्रेशर P बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, आप यहाँ पे कह सकते हैं पहले वाले कंपार्टमेंट के लिए, फॉर फर्स्ट कंपार्टमेंट,
फॉर फर्स्ट कंपार्टमेंट में कह सकता हूं P बाई टी कॉन्स्टेंट रहा होगा। सो P1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 बाई T2 यहां पे मैं लिख सकता हूं। तो पहले प्रेशर P0 था, पहले टेम्परेचर कितना था 4 T0 के बराबर, बाद में प्रेशर P1 के बराबर हो जाता है, बाद में टेम्परेचर कितना हो जाता है 8 T0 बाय 5 के बराबर। तो भाई यहां से T0 से T0 चला जाता है, 4 से चला गया ये 2 बार, और आपको मिल जाता है P1 इज इक्वल टू 2 बाय 5 P0 के बराबर। 2 बाय 5 P0 के बराबर आपको मिल जाता है प्रेशर फाइनल। अच्छा यहां पे बात करूं फॉर सेकंड कंपार्टमेंट, P बाई टी कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा यहां से पहले प्रेशर P0 था, पहले टेम्परेचर T0 था, बाद में प्रेशर P2 हो जाता है, और बाद में टेम्परेचर हो जाता है 8 T0 डिवाइडेड बाय 5। तो T0 से T0 गया, P2 की वैल्यू आपको मिल जाती है 8 बाय 5 इंटू P0 के बराबर। अच्छा भाई बाहर बाद में प्रेशर मिल गया और बाद में प्रेशर यहां का भी पता चल गया, तो हमें इक्विलिब्रियम लेना है, इक्विलिब्रियम लेना है पिस्टन का, पिस्टन इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। तो इस तरफ से फोर्स लग रहा है कितना 2 P0 बाय 5 इंटू एरिया, इस तरफ से फोर्स लग रहा है इस तरफ 8 P0 बाय 5 इंटू एरिया। तो भैया बताइए किस तरफ ज्यादा फोर्स लग रहा है। देख सकते हैं कि ये वाला जो कंपार्टमेंट है ये ज्यादा फोर्स लगा रहा है, धक्का इधर दे रहा है, तो हमें हाथ जो है, हथेली जो है इस तरफ से लगानी होगी। हमने हथेली लगाई और फोर्स लगा दिया F एक्सटर्नल, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम करा दीजिए। F एक्सटर्नल प्लस 2 P0 A बाय 5 इज इक्वल टू 8 P0 बाय 5 इंटू A। तो आंसर एक्सटर्नल फोर्स का आपको मिल जाता है 6 P0 A डिवाइडेड बाय 5। तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास 6 P0 A बाय 5 के बराबर, आंसर नंबर डी। बहुत ही बढ़िया सवाल था, बहुत बढ़िया सवाल था। बिल्कुल आप जो है इसको अपने रिवीजन चेकलिस्ट में जरूर रखिए, आप इसको एग्जाम से पहले जरूर रिवाइज करके जाइए। बहुत अच्छा सवाल। अगले सवाल है वेलोसिटी, फोर्स एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, देन यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस चूज द करेक्ट डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर मास अमंग द फॉलोइंग। तो ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए वेलोसिटी और फोर्स और हमारे पास है टाइम, ये फंडामेंटल क्वांटिटी यदि चूज कर ली जाती हैं तो मास को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि हम करते क्या हैं, जनरली क्या करते हैं, इस क्वेश्चन के बारे में नहीं, मैं नॉर्मली बता रहा हूं आपको, कि जैसे मान लीजिए आपके पास वेलोसिटी है, तो हम वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं किसमें, डिस्टेंस और टाइम के फॉर्म में। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम की फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। डिस्टेंस होता है आपके पास मीटर में यानी कि L, और टाइम होता है आपके पास T में, LT-1 की फॉर्म में इसे प्रेजेंट किया जाता है। तो हम एक डिराइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटीज के पावर की फॉर्म में, डिफरेंट पावर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं यहां पे भी यही लिखने वाला हूं कि जो मास होने वाला है वो प्रोपोर्शनल होगा वेलोसिटी की पावर लेट्स से x, इसकी पावर जो है y, इसकी पावर z, इनके डिफरेंट पावर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में इसे लिखा जा सकता है कि मास जो है वो इसकी पावर समथिंग, इसकी पावर समथिंग, इसकी पावर समथिंग के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होने वाला है। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के जो है मैं लिख सकता हूं कोई कांस्टेंट है डायमेंशनलेस, v रेज़ टू द पावर x, f रेज़ टू द पावर y, t रेज़ टू द पावर z। अब यदि दो क्वांटिटीज बराबर हैं, दो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, तो इनके डायमेंशनल फार्मूला भी बराबर होने चाहिए। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला है m1 l0 t0। इनका डायमेंशनल फार्मूला कितना हो जाएगा आपके पास, lt-1 रेज़ टू द पावर x, mlt-2 रेज़ टू द पावर y, और यहाँ पे t रेज़ टू द पावर z है। तो यहां से l को इकट्ठा कर लीजिए, m को इकट्ठा कर लीजिए, t को इकट्ठा कर लीजिए, दोनों की पावर्स को आप इक्वेट कर दीजिए, आपको आंसर x y z का पता चल जाएगा। x y z का आंसर पता चल गया तो आपको ये मिल जाता है फॉर्मूला m = k v रेज़ टू द पावर x जो यहां से निकली, f रेज़ टू द पावर y जो यहां से निकली, और t रेज़ टू द पावर z जो यहां से निकला, और वही फॉर्म में आपको आंसर यहां पे देना है। एक एक चेक करोगे तो भी कर सकते हैं, तो भी ज्यादा टाइम लगेगा, और ऐसे जो है हो सकता है थोड़ा टाइम कम लगे, तो आप ऐसे इस अप्रोच को फॉलो कीजिए इस तरह के क्वेश्चंस में।